इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स का पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 1 होगा जिसमें इस पाठ का परिचय होगा। परिचय यानी कि जो पार्ट 1 है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, उनको किस किस तरह से सोल्व करना है, किस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। तो पार्ट 1 के कुल 8 भाग हो गए। भाग 1 में हम परिचय करेंगे यानी कि इसी भाग में। भाग 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन, इसी तरह से भाग 3 में एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन, भाग 4 में एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन, इसी तरह से कुल 8 भाग बनाए जाएंगे। 8 भाग जरूर देखना है, उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कुछ घर के लिए काम भी दूंगा। जो क्वेश्चन भाग 8 में कराए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो भाग 1 यानी परिचय को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संख्या पद्धति, जिसमें संख्याओं की बात की गई है। तो ये समझ लेते हैं संख्या किस किस प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। संख्याओं में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल एन से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। अगर हम गिनना शुरू कर दें, 1 से लिखना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5, इस तरह से जहां तक भी गिनती होती है वहां तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर 1 से शुरू करें अनंत तक तो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश अल्फाबेट के W से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होती हैं? यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अगर हम इन्हें लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी, 0 1 2 3 4, इसी तरह से ये भी अनंत तक होती है। आप यहां पर देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं में आगे हम 0 लगा दे तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश अल्फाबेट के Z से प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं और 0 भी आ जाता है। अगर हम इनको लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, बीच में आएगा यहाँ पर 0, इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और ऐसे ही अनंत तक। और बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में अगर हम आएंगे तो ये आएगा -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, इसी तरफ भी अनंत में, दोनों तरफ अनंत होगा। 0 के इस साइड भी अनंत तक और 0 के इस साइड भी अनंत तक होगा। ये ऋणात्मक होंगी और इस तरफ धनात्मक होंगी। पूर्णांक जो है वो 2 तरह के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो कि जमा वाले होते हैं, 0 से राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो कि 0 से बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में होते हैं। घटा वालों को कहा जाता है ऋणात्मक और जमा वाले जो पूर्णांक है उन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। संख्याओं के प्रकार में आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हो और 1 और खुद से ही विभाजित हो, यानी कि 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में ही आए, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। उदाहरण दे देता हूं, जैसे 2 क्या होता है? 1 के पहाड़े में आता है या फिर 2 सिर्फ 2 के खुद के पहाड़े में ही आता है। इसी तरह से हो जाएगा 3 भी क्या है? 1 के पहाड़े में आएगा या फिर खुद 3 के पहाड़े में आएगा। 3 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो होती है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। आप इन सभी संख्याओं को देखें, ये 1 के पहाड़े में आएंगी या फिर ये खुद के पहाड़े में आएंगी। 5 जो है वो या तो 1 के पहाड़े में आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 के या खुद के पहाड़े में ही आती हैं उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। संख्याओं के प्रकार में अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हों और 1 या फिर खुद के अलावा भी और किसी के पहाड़े में जो आती हों, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बचेंगी सारी भाज्य संख्याएं। उदाहरण दे देता हूं, जैसे हो गया 4 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी तो आता है ना 4। तो इसके क्या हो गए? 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड हो जाए ना तो उसे कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। 2 के पहाड़े में भी आता है ये, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से जैसे 16 हो गया, 9 हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं।
क्योंकि ये एक और खुद के अलावा और पहाड़ों में भी आती हैं। जैसे 16 यहाँ पर एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है और 16 के में भी आता है। तो एक और खुद के अलावा किसी भी पहाड़े में अगर आ जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। संख्याओं के प्रकार में आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है इस पाठ में, तो अच्छी तरह से इन्हें समझे। परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल क्यू से इन्हें दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण दे देता हूं, जैसे उदाहरण हो गया हमारा 2/3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में हम इन्हें लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से 1/2 हो गया परिमेय संख्या। बहुत सारी संख्याएं जो भी भिन्न होगा उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में या फिर p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। पाई को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है। ठीक है, तो ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता, हम सिर्फ मानते हैं इतना। पाई का मान जो है उसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2 हो जाए, √3 हो जाए, ये संख्याएं भी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इन्हें p बटा क्यू या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। संख्याओं के प्रकार में लास्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश अल्फाबेट R से दर्शाया जाता है और ये क्या होती हैं? सभी संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वो भाज्य संख्याएं हो, चाहे अभाज्य संख्याएं हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो। सभी संख्याओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए या फिर सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। संख्याओं के प्रकार समझने के बाद आगे आता है पाठ में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार से होते हैं? जैसे हमें दिया गया है √2 या फिर हमें दिया गया है 1/2 या फिर हमें दिया गया है पाई। अगर हमें इनका दशमलव प्रसार निकालना हो, दशमलव प्रसार निकालने का मतलब क्या होगा? जैसे 1/2 है तो इसे हम रखेंगे अंदर, 1 को ऊपर वाली संख्या को रखते हैं हम हमेशा अंदर और नीचे वाली संख्या से किया जाता है भाग। अगर हम इसे भाग करें तो दशमलव प्रसार यानी कि जो उत्तर आएगा हमारा वो किस प्रकार से होगा? तो दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला होता है दशमलव प्रसार शांत। शांत में क्या होता है? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। शांत जब होगा जब शेष हमारा कहीं पर भी 0 हो जाए, शेषफल जो बचेगा भाग करने पर वो क्या हो जाए? 0 यानी कि 0 हो जाए। इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा 1/2। इस स्थिति को अगर हम हल करेंगे तो भाग करना पड़ेगा। 2 जो है बड़ा है 1 से, तो 1 के पीछे हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और 0 लगाने के बदले हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। भाग करना तो आता है ना, बिल्कुल आसान होता है। अब 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 2 के पहाड़े में आता है 5 पर 2 पंजे 10, 10 में से 10 गए तो 0। हमारा शेषफल में क्या आ गया? 0। अगर हमारा 0 आ गया तो ये हमारा 0.5, जो हमारा उत्तर आया वो क्या हुआ? 0.5। हमें कहीं ना कहीं जाके एक परफेक्ट उत्तर मिल गया, परफेक्ट आंसर मिल गया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहा जाता है शांत या फिर शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में दूसरा है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती को अशांत आवर्ती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझेंगे। तो ये क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे पहले वाली स्थिति में शेषफल 0 आ गया, लेकिन अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती में क्या होता है? जो शेषफल होता है बार बार वही रिपीट होता रहता है, एक के बाद मतलब कुछ स्टेप्स के बाद वही शेषफल हमारे सामने फिर से आ जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा 1/3। इस स्थिति को अगर हम हल करेंगे तो 1 को रखेंगे हम अंदर और भाग करेंगे 3 से। 1 छोटा है 3 से, तो 1 के पीछे यहाँ पर लगाएंगे हम 0 यानी कि 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट
लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 लगाई है तो यहाँ पर भी हमें 0 लगानी होगी। अब 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 10 से कम आता है 9 3 पर, तो 3 तिया यहाँ पर हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर से हमारा क्या बच गया 1। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी 1 था, फिर से 1 आ गया। अगर हम इसको आगे फिर से हल करेंगे तो हमें आगे शेषफल में भी फिर से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे फिर से करते हैं, हम पॉइंट लगा चुके हैं तो 1 0 अपने आप से लगा सकते हैं। फिर से 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 3 पर 9 ही आता है। फिर से हमें क्या मिल गया, शेषफल में 1 मिल गया। इसको आगे जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे हमेशा शेषफल में हमें क्या मिलता जाएगा, 1 1 मिलता जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर जो आया है वो क्या है, 0.3333। ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे, कभी भी इसका हल हमें नहीं मिलेगा, ये हमेशा 0.333333 अनंत तक मिलता रहेगा। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से 0.3। जो भी रिपीट क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 3 की हो रही है, तो उसके ऊपर लगा देते हैं बार। इसके ऊपर मैंने ये लाइन सी जो लगाई है इसे कहा जाता है बार। और ये क्या होता है, ये दर्शाता है कि 3 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति जिसमें शेषफल बार बार वही आता रहे, एक ही बार बार रिपीट होता रहे, तो ऐसी स्थिति का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा या फिर अनवसानी आवृत्ति, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। दशमलव प्रसार का तीसरा प्रकार है अनवसानी अनावृत्ति। इसको अशांत अनावृत्ति भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, ना तो शेष जो है वो बार बार वही रिपीट होके आएगा और ना ही कभी शून्य आएगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा दशमलव प्रसार आएगा उस दशमलव प्रसार को कहा जाएगा अशांत अनावृत्ति या फिर अनवसानी अनावृत्ति। इसका उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण हो जाएगा √2 या फिर पाई। √2 को अगर हम बाहर निकालेंगे रूट से तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 0.4142। कुछ भी इसमें जो है रिपीट नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जो शेषफल है वो कभी भी एक जैसा नहीं आएगा। ये इस प्रकार से चलता जाएगा, इसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जैसी इसमें आई है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट होगा, जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहेंगे हम अशांत अनावृत्ति। दशमलव प्रसार के बाद समझ लेते हैं घातांक नियम। घात क्या होती है, जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर यहाँ पर हमने 3 लिखा है, ये जो 3 है ये इसकी पावर होती है। इस 3 को ही कहा जाता है घात। जो भी लगी होती है, यहाँ पर 3 जरूरी नहीं है, 4 5 कुछ भी हो सकता था। तो इस घात का अर्थ होता है 2 आपस में ही 3 बार गुना है। जितनी भी यहाँ पर घात यानी कि पावर, इसे पावर भी कहते हैं, तो जितनी भी यहाँ पर पावर या घात होगी इसका मतलब हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2। 2 आपस में ही 3 बार गुना होगा। ये 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह की जो घात लगी होती है उसके कुछ नियम होते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है a की पावर m बिंदु a की पावर n। कुछ इस तरह की हमें स्थिति दी गई हो, बिंदु का अर्थ होता है गुना। उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2 बिंदु 2 की पावर 3। ये किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर a दोनों चीजें a हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 2 ले लिया। यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 3। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, जब a की पावर m गुना में a की पावर n हो, अगर गुना में होगा a आपस में, तो पावर जो होती है, घात जो होती है वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 जमा में 3। यहाँ पर ये दोनों जो पावर हैं या फिर घात हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी और हमारा उत्तर आ जाएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। आपस में ही 2 5 बार गुना हो जाएगा और इसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उत्तर आ जाएगा हमारा 32। कभी भी इस प्रकार की स्थिति हो जहां पर गुना हो रहे हो तो वहां पर क्या होगा, पावर यानी कि घात आपस में जुड़ जाएगी। अब है दूसरा नियम। दूसरे नियम में हमें यहां पर दिया है ब्रैकेट के अंदर a की घात m यानी कि a की पावर n और उसके बाद ब्रैकेट की पावर दे रखी है n। तो इस स्थिति में क्या होगा, m और n आपस में गुना हो जाएंगे। यहाँ पर mn दिख रहा है तो ये a की पावर mn यानी कि mn आपस में गुना हो गए। तो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर है 2 की पावर 3 ब्रैकेट और ब्रैकेट की पावर है 2 की पावर 2। तो ये हो गया आपस में। इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली घात है यानी पावर है ये आपस में हो जाएंगी गुना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 को 2 से गुना करेंगे,
3 दूनी 6, तो 2 की पावर हो जाएगी 6 और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा 2 गुना में 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 2, 6 बार आपस में 2 गुना हो जाएगा और इसका उत्तर आएगा 2 को 6 बार आपस में ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। तीसरी स्थिति में a की पावर m बटे में a की पावर n है, यानी कि ये क्या है भाग में है। अगर भाग में होते हैं तो जो घात है वो घटती है, एक घात में से दूसरी घात घट जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमें दिया है 2 की पावर यहाँ पर 4 बटे में 2 की पावर यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, और जो घात है ऊपर वाली घात यानी कि m में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर वाली घात है 4, नीचे वाली है 2, तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 2 की घात 2। 4 में से 2 घटाने पर ये घात आ जाएगी 2। 2 की घात 2 होती है 2 गुना में 2, यानी कि उत्तर आ गया हमारा 4। घातांक का चौथा नियम हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, a की पावर m यानी कि a की घात m और b की घात m, यहाँ पर घात बिल्कुल बराबर है, दोनों जगह m है, लेकिन यहाँ पर a और b जो हमारी संख्याएं हैं ये अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, संख्याएं दोनों आपस में गुना हो जाएंगी और जो घात होगी वो कॉमन बाहर आ जाएगी। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 2 और गुना में 3 की पावर 2। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों घात जो हैं वो 2 2 यानी कि बराबर हैं, लेकिन संख्याएं 2 और 3 संख्याएं अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में 2 और 3 यानी कि संख्याएं जो है वो आपस में गुना हो जाएंगी। तो 2 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 6, और घात जो होगी वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 2 2 घात है यहाँ पर तो ये 2 ही रहेगी। 6 की घात 2 का मतलब होगा 6 गुना में 6, और इसका उत्तर आ जाएगा 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। इसी के साथ भाग 1 यानी कि परिचय इस पाठ का हो जाता है समाप्त। जो भी चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने सभी प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करूंगा सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट करो।